नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कॉर्पोरेट कनेक्शन में और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। इस शो की खास बात यह है कि हम एक मार्केट दिग्गज से आपको मिलवाते हैं जहां पर बातचीत होती है कंपनी स्पेसिफिक पहलुओं पर, कंपनी की वित्तीय स्थिति, ऑर्डर बुक, विस्तार योजना पर बातचीत होती है, तिमाही नतीजों पर भी उनसे सवालात होते हैं। मार्केट एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़ते हैं जो कमेंट्री को सुनते हैं और आपको सलाह भी देते हैं, लेकिन उसके बावजूद आज हमारा फोकस बाजार को हिलाने वाली तमाम बड़ी बातों पर भी रहने वाला है। और हम शो को आगे बढ़ाएं उससे पहले झटपट एक बाजार का चेक लेते हैं जहां पर फिलहाल हमें 24,682 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। सेंसेक्स लगभग 550 अंक नीचे है, 81,035 के लेवल्स हैं और बैंक निफ्टी। मार्केट एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ अजीत मिश्रा जुड़ गए हैं, हमारे आज के मेहमान, वीपी रिसर्च रेलिगेयर ब्रोकिंग। अजीत, हाय आफ्टरनून, स्वागत है आपका। और शुक्रवार का दिन है बट आई एम नॉट श्योर हम कह सकते हैं, थैंक गॉड इट्स फ्राइडे। ऑलराइट, तो अब बताइए बाजार अब आज के लेवल्स के लिहाज से अपनी हफ्ते की एंडिंग कहाँ करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है और कैसे मोमेंटम थोड़ा सा फीका पड़ गया इस पूरे हफ्ते का? शुक्रिया कविता। बिल्कुल, देखिए कविता, लास्ट वीक जब हम बात कर रहे थे फ्राइडे के दिन, तो हम मार्केट को सेलिब्रेट करते हुए देख रहे थे कि जब फ्राइडे का रेट कट आया उसके बाद मार्केट ने काफी स्ट्रांगली इसका रिएक्शन दिया। अब वो सारे गेन्स नेगेट हो गए हैं। दोबारा से जो हम कंसोलिडेशन देख रहे थे मार्केट में पिछले करीब 3 हफ्तों का, उसी रेंज में आप वापस आ चुके हैं। उसके लोअर बैंड को रीटेस्ट कर दिया है, तो करीब 24,400-500 लोअर साइड पे 25,000 25,100 का अपर बैंड था, तो उसी रेंज में आप दोबारा से आप वापस आ गए हैं। तो देखिए अब जो जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि डे की शुरुआत के बाद एक रिकवरी, तो कहीं ना कहीं वही इंडिकेशन है कि कंसोलिडेशन कंटिन्यू रहेगा बाजार में। मतलब डाउन साइड पे भी कुछ खास मेजर चैलेंजेस अभी तक नजर नहीं आ रहे हैं जब तक कि 24,400 को होल्ड कर रहे हैं। तो इंडेक्स में आप मान के चलिए कि कंसोलिडेशन का टोन बना रहेगा, जहां 24,400 से लेकर 25,000 25,200 अपर बैंड रहेगा। तो इन सब के बीच में आपको अब ज्यादा थोड़ा सा कॉशन रखना चाहिए स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच में। और पहले मिड कैप और स्मॉल कैप में काफी स्ट्रांग आउट परफॉर्मेंस था, अब वो भी थोड़ा धीरे धीरे सबसाइड हो रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा कॉशन रखने की जरूरत है। हेल्थ केयर स्पेस, आईटी स्पेस, जहाँ पे कि एक थोड़ी सी कंपैरेटिवली ज्यादा स्ट्रेंथ मुझे नजर आ रही है। बाकी बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी भी है। दोनों साइड पे पोजीशन प्लान करके रखने की जरूरत होगी जब तक कि एक नेक्स्ट डायरेक्शन मूव की क्लैरिटी में आए। चलिए, यहाँ पर अब मुझे ये जानना होगा आपसे, ब्रॉडर इंडस्ट्रीज में हमें अब जो चाल दिखाई दे रही है, क्या ये और गहरा सकती है? आपको लगता है कि फिर भी जो मेजर इंडस्ट्रीज हैं वो संभलने की कोशिश करेंगे लेकिन ब्रॉडर इंडस्ट्रीज नहीं? बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि देखिए अगर आप पिछले करीब 4-5 हफ्तों के परफॉर्मेंस देखेंगे तो कहीं ना कहीं हम आउट परफॉर्म कर रहे थे। मिड कैप इंडेक्स ऑलमोस्ट अपने रिकॉर्ड हाइस के पास पहुंच गया था, तो डेफिनेटली यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि शायद आपको इंडेक्स में एक स्टेबिलिटी नजर आएगी ड्यू टू द लार्ज कैप्स, बिकॉज वहां पे कुछ मेजर ऐसे चैलेंजेस नहीं है। बट या मिड कैप स्मॉल कैप में आपको कॉन्टिन्यूसली शायद प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिले। तो यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी जो कैश मार्केट पोजीशन है मिड कैप स्मॉल कैप में, उनको आप बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करें स्टॉप लॉसेस के साथ। ये नहीं कि वो दोबारा से मार्केट का रिकवरी आएगी तो वो रिबाउंड कर जाएंगे, इस तरीके की थ्योरी में ना चले। अदरवाइज वही चैलेंज होता है कि सही स्टॉक को भी रॉन्ग प्राइस पे आप होल्ड करके फिर महीनों महीने निकल जाते हैं उस एग्जिट के लिए। जो कंसर्न्स है एक तरह से जो बाजार में हावी पड़ते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं, खासतौर से, हालांकि हम बात करेंगे इस शो में कच्चे तेल को लेकर विस्तार से, लेकिन उसके अलावा अब जो इम्पैक्ट है वो कितना गहराता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? देखिए अभी तक जो इस साल में हमने होता हुआ देखा है अजीत, वो ग्लोबल ट्रिगर्स की वजह से बाजार पर इम्पैक्ट पड़ता हुआ हमने देखा है। घरेलू फ्रंट पे काफी हद तक स्थिति हम कह सकते हैं मजबूत है, लेकिन हमने साथ में ये भी देखा है कि बाजार जो है बहुत लंबा नहीं खींचता है, जो भी नीजर रिएक्शन होता है उससे उबरकर आगे बढ़ने की कोशिश करता है, ठीक है। और इसीलिए भी हमने देखा कि 5,200 फिर 25,200 तक के पार के लेवल्स ही बाजार ने दिखाए हैं इसी हफ्ते की अगर हम बात करें तो। ये भी क्या फिलहाल उसी तरह का एक मोमेंटम है बाजार में, इसी तरह का एक रिएक्शन है, एंड देन मंडे आई थिंक विल बी बैक टू बिजनेस अगेन, क्या कहेंगे? कविता, आई विश कि ऐसी चीज हो जाए, बट जिस तरीके से क्रूड में जंप आया है, मींस हम काफी टाइम से देख रहे थे क्रूड करीब 64-65 के पास ओवर कर रहा था और पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में ही आपने 77-78 तक के लेवल्स दिखा दिए ब्रेंट में। तो ये एक नॉर्मल चीज नहीं है मेरे हिसाब से कि वहां पे अगर एक बहुत स्ट्रांग दोबारा से डिप आता है, दोबारा से क्रूड आपको $70 के नीचे
फिसलता हुआ नजर आए और स्टिंग करता हुआ नजर आए, तो प्रॉब्ली हो सकता है कि आपको बहुत जल्दी रिकवरी देखने को मिले। अदरवाइज ये बहुत ग्राइंडिंग रहने वाला है, खासतौर से FIS का कैश मार्केट का ट्रेंड भी आप फोकस में रखें, जो कि पिछले 2 सेशन से वहां पर नेगेटिविटी देखने को मिल रही है दोबारा से। तो ये दोनों फैक्टर मेरे हिसाब से बिल्कुल शॉर्ट टर्म की अगर मैं बात करूं तो ये काफी डिक्टेट करेंगे मार्केट ट्रेंड को। चलिए, सेक्टर स्पेसिफिक बातचीत अगर मैं आपसे फिलहाल करूं, PSU बैंक जो कि बहुत ज्यादा बिकवाली के दबाव में है, यहाँ पर क्या कहना होगा आपको, जिस तरह से पंजाब एंड सिंध, यूको और बाकी तमाम तरह के बैंक्स हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, PSU बैंक्स में काफी अच्छी रिकवरी थी। इनफैक्ट अगर मैं बात करूं तो इस रिकवरी में रीबाउंड में जो लास्ट अभी हमने देखा 56,000 के बाद ब्रेकआउट आया था, तो PSU ने आउट परफॉर्म किया था प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स को, मेजॉरिटी को। तो अब एक जो डिक्लाइन है, मेरे हिसाब से यहाँ पे इतना कोई मेजर कंसर्न मुझे नजर नहीं आता है। थोड़ा बहुत साइडवेज टोन जरूर हो सकता है क्योंकि काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस आई है, बट बावजूद इसके कुछ एक स्टॉक जैसे कि इंडियन बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, मुझे लगता है कि यहाँ पे कंपैरेटिवली अभी भी स्ट्रेंथ बाकी है। तो सिलेक्टिवली आप अभी भी यहाँ पिक कर सकते हैं जब भी आपको मार्केट में एक रिबाउंड की अपॉर्चुनिटी दिखती है। तो PSUs मुझे लगता है कि अभी भी स्टेबल है, खासतौर से अगर बैंकिंग स्पेस की बात करें। ओके, चलिए हम आगे बढ़ेंगे और हमारे साथ अगले मेहमान भी अब जुड़ रहे हैं यहाँ पर। उससे पहले इसमें यहाँ पर जितने भी कंसर्न्स हाईलाइट हो रहे हैं वो बताते हुए शरद आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अजीत, आपका कोई टेक होगा इस पर? क्या आप दर्शकों को और आगे आगाह कराना चाहते हैं जो भी हाईलाइट हमारे सहयोगी ने दी है? कविता, देखिए, लास्ट ईयर जब हम सबको पता है किस तरीके से जब मार्केट का बूम था और प्राइमरी मार्केट में एक्शन अक्रॉस दी बोर्ड, चाहे वो मेन बोर्ड IPOs हों, चाहे आपके SME IPOs हैं, और जैसे ही मार्केट का रुझान थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग का हुआ इन द लेटर ऑफ द ईयर, तो वहां से एक हमने देखा कि एक्टिविटीज थमती हुई नजर आई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि चाहे मार्केट का टोन कैसा भी हो, कंपनी उन्हीं में इन्वेस्ट करें, उसको आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें। कि शॉर्ट टर्म स्पेकुलेशन जस्ट फॉर द लिस्टिंग गेन्स, वो एक अच्छा तरीका मुझे नहीं लगता कि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए है। और अगर आप वो करते हैं तो डेफिनेटली बहुत चांसेस रहते हैं, जैसे कि लास्ट टाइम हुआ भी है कि बहुत सारे IPOs ऐसे हैं जो कि अपने IPO प्राइसेस से बहुत नीचे हैं और क्लाइंट प्रोसेस तक क्लियर करते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट सीख, चाहे मार्केट का टोन कैसा भी हो, कंपनी अच्छी होनी चाहिए तो डेफिनेटली विल मेक मनी। राइट, चलिए, और भी रिसर्च के पहलू हमारे टीम लेकर आ रखी है। और अब ईरान इजराइल की बात करें यहाँ। वेलकम बैक, और आप देख रहे हैं कॉर्पोरेट कनेक्शन। और ऐसे में हम ब्रेक पर गए, उससे पहले कच्चे तेल और उसकी तमाम इम्पैक्ट पर हमारी सहयोगी आशीषा ने अपनी डिटेल रिपोर्ट हमारे सामने रखी। अजीत मिश्रा ही मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत, सवाल अब यहाँ पर यह है कि इस मोमेंटम को अगर थोड़ा सा पोजिशनली मुझे खेलना हो तो क्या रणनीति, कहाँ खरीदारी की सलाह देंगे? या तो फिर आपको लग रहा है कि इतनी अनिश्चितता है, कविता थोड़ा सा दूर रहने में ही समझदारी है? देखिए, खिलाड़ी दोनों तरह के होते हैं अजीत बाजार में। एक जो ट्रिगर में मुनाफा ढूंढते हैं और जो बिकवाली की भी रणनीति में मुनाफा ढूंढते हैं, उनके लिए आप क्या रणनीति यहाँ पर सुझाएंगे? थोड़ा सा हाई रिस्क कैटेगरी वाले लोगों के लिए ये सवाल मैं पूछ रही हूँ जो कि इस मोमेंटम को खेलना समझते हो। अजीत। बिल्कुल कविता, देखिए, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मार्केट में अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही हैं। जैसे कि अगर आज की हम बात करें तो जब डे की शुरुआत हुई थी, और ये कहना आसान होता है कि आप हो जाने के बाद बात कर सकते हैं, बट ब्रॉडली अगर आप देखेंगे तो निफ्टी में आपको ये नजर आ रहा है कि 24,500 400 के जोन के पास आपको स्ट्रेंथ दिख रही है। और ये एक बार नहीं हुआ है, पिछले करीब 3 वीक में 3-4 ओकेजन पे ऐसा हुआ है कि मार्केट जब भी इन लेवल्स के पास आया वहां से एक रिकवरी देखने को मिली है। और 25,000-25,200 के पास आपको रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। तो जितना आप इस लोअर जोन के पास खरीदेंगे, 24,500 के पास खरीदेंगे, पॉसिबिलिटी वही रहेगी कि आप एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ 400 से लेकर 380 के एक स्टॉप लॉस के साथ एक रिकवरी के ट्रेड को प्ले कर सकते हैं। 800 के बाद मुझे लगता है कि मोमेंटम दोबारा या फिर टोन पॉजिटिव साइड पे शिफ्ट होगी, जो कि 25,000 तक स्टॉक को लेकर आ सकता है, इंडेक्स को लेकर आ सकता है। वहीं पे जब तक कि ब्रेकआउट नहीं होता है तो 25,000 25,100 के पास शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है 25,200 के स्टॉप लॉस के साथ। तो ये एक जब तक रेंज प्ले आउट हो रही है तब तक आपको अपर बैंड के पास बेचने की अपॉर्चुनिटी और लोअर बैंड के पास खरीदना। इंडेक्स में एटलीस्ट आपको यही प्ले करना पड़ेगा। स्टॉक स्पेसिफिक दोनों ही साइड पर अपॉर्चुनिटी मिल रही है। जैसे हमने बताया कि IT और हेल्थ केयर स्पेस में, जैसे IT में से HCL टेक हो गया, टेक महिंद्रा हो गया, यहाँ पे काफी ज्यादा स्ट्रेंथ दिख रही है। हॉस्पिटल के जितने भी स्टॉक हैं, चाहे वो अपोलो, फोर्टिस, मैक्स हेल्थ केयर, यहाँ पे काफी ज्यादा स्ट्रेंथ है। लॉन्ग साइड पे इन पोजीशन में साथ ही साथ एशियन पेंट्स, इंडियन होटल, ये कुछ एक ऐसे नाम है जहाँ पे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी। तो दोनों ही साइड पे ट्रेड्स बना के चलिए व्हेन इट कम्स टू दी
स्टॉक स्पेसिफिक पोजिशनिंग, बट इंडेक्स के लिए जो हायर बैंड के पास सेलिंग की अपॉर्चुनिटी है, लोअर बैंड के पास बाइंग की अपॉर्चुनिटी। ऑलराइट, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसी के साथ अजीत आपने समय निकाला और तमाम दर्शकों को जो है सलाह दी अपने मार्गदर्शन के जरिए। हम आगे बढ़ते हैं। मई में म्यूचुअल फंड्स ने आखिर कौन से शेयर खरीद